देखो, पिछली 2-3 क्लासेस से हम लोग बात कर रहे हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी के हवाले से। हमने बात शुरू की मशहूर ज़माना चीज़ें वायरस, फिर हमने बात की एंटीवायरस और स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, ट्रोजन हॉर्सेस किस तरह से हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन बात करते करते हमने अचानक की बात शुरू कर दी थी इस टॉपिक के ऊपर कि किस तरीके से ये मोबाइल, ये यूट्यूब, ये टिकटॉक हमें एडिक्ट बना रहे हैं, हमें नशे बना रहे हैं, हमें अपना आदी बना रहे हैं। किस तरीके से वो हमें एक इंफॉर्मेशन बबल के अंदर रखते हैं, राइट। कल मैंने इस बारे में बात की थी कि हमें वही चीज़ दिखाई जाती है जो हमारे सियासी या मजहबी नज़रियात से या हमारे रुझान के मुताबिक हो। नतीजा क्या निकलता है कि हम ये समझने लगते हैं कि पूरी दुनिया इसी तरीके से चल रही है जैसा कि हम जो हमारे जहन में है वही कुछ चल रहा है। अगर मेरा लीडर फहाद है तो मुझे वही चीज़ें दिखाई जाएंगी कि जो फहाद की तारीफें कर रही होंगी, और मुझे ऐसा लगेगा कि पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया फहाद की बहुत बड़ी फैन है, जबकि हकीकत शायद इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हो। एमन, यहाँ पे आके बैठो। अब लेकिन अब यहाँ पे सवाल आप लोग के जहन में आया कि हमने क्यों ये अचानक की जंप क्यों मारी, ट्रैक हमारा क्यों चेंज हुआ। हम बात कर रहे हैं वायरस, एंटीवायरस, मशहूर ज़माना चीजें सबको पता है, राइट। अचानक ही हमने बात शुरू कर दी इन सब चीजों पे। देखो, हम कंप्यूटर सिक्योरिटी को होलिस्टिक अप्रोच के साथ पढ़ना चाह रहे हैं। होलिस्टिक का मतलब क्या होता है? ओके, फातिमा ने कहा ऑल कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल ये बनता है कि जी कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है? जी वानिया, कॉम्प्रिहेंसिव से क्या मतलब होता है? अब वानिया नहीं है। कॉम्प्रिहेंसिव क्या चीज? डिटेल्ड। ओके, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब ये कि भाई एक ऐसी चीज या एक ऐसा आंसर या एक ऐसा सोल्यूशन जो हर पहलू का जायजा लेता हो। अगर आपसे कहा जाए कि हेल्थ के बारे में, आपकी फिजिकल हेल्थ के बारे में, हानि की फिजिकल हेल्थ के बारे में कॉम्प्रिहेंसिव रिकमेंडेशंस तैयार करके दो, तो उस कॉम्प्रिहेंसिव रिकमेंडेशन के अंदर क्या होगा कि जी उनकी न्यूट्रिशन क्या होनी चाहिए, उनके सोने जागने का मामूल क्या होना चाहिए, उनकी फिजिकल फिटनेस में एक्सरसाइज कौन सी करनी चाहिए, राइट। ये चीजें होगी। होलिस्टिक के अंदर, होलिस्टिक भी मिलता जुलता है लेकिन डिफरेंट है। होलिस्टिक के अंदर हम तमाम फैक्टर्स का आपस में जो इंटरेक्शन है ना, हम उस पर भी बात करेंगे। हम फॉर एग्जाम्पल बात करेंगे कि आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ आपकी मेंटल हेल्थ पे कैसे असर डाल रही है, आपकी मेंटल हेल्थ आपकी फिजिकल हेल्थ पे कैसे असर डाल रही है, आपकी फिजिकल हेल्थ या सोशल हेल्थ का आपस में क्या ताल्लुक है। कॉम्प्रिहेंसिव और होलिस्टिक दोनों मिलते जुलते अल्फाज हैं लेकिन माने में फर्क है। कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर हम तमाम फैक्टर्स को बस एड्रेस करते हैं और वो काफी हो जाता है। होलिस्टिक के ऊपर उन तमाम फैक्टर्स का आपस में किस तरीके से अमल दखल है, वो किस तरीके से आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम इस चीज के ऊपर भी तवज्जो देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर होलिस्टिक फिजिकल फिटनेस की बात की जाए तो फॉर एग्जांपल उसके अंदर ये भी होगा कि अगर आप डिप्रेशन में हैं तो आप अपनी फिजिक डाइट का ख्याल नहीं रखते, राइट। अगर आप किसी ऐसे सोशल सर्कल में बैठते हैं जहां पे आपके दोस्त अच्छे नहीं है, जो आप पे तंज करते हैं या आपको बुरा भला कहते हैं या उनके साथ आप खुशी महसूस नहीं करते, इससे आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर फर्क पड़ रहा है। आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ नहीं है, आप हर वक्त परेशान है, एक परागंदा जहनी जिसे कहते हैं ना, कि हर वक्त जहन के अंदर मुंतशिर ख्यालात आ रहे हैं, कभी कुछ, ठीक। आपके स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपकी मेंटल हेल्थ पे फर्क पड़ रहा है। अब बात यह कि यहाँ पे भी हमने तमाम पहलुओं का जायजा लिया, लेकिन हमने ये भी देखा कि एक चीज दूसरे के ऊपर किस तरीके से असरअंदाज हो रही है। आप अगर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ की अप्रोच होगी, आपने कहा जी मुझे अपना वेट फॉर एग्जाम्पल बढ़ाना है, देखिए मुझे एनोरेक्सिया है, मेरा वेट कम है, तो मैं क्या करूं, तो उस सूरत में डॉक्टर बताएगा जी आप अपनी डाइट के अंदर इन चीजों का इजाफा करें, सुबह ये खाएं, शाम को ये खाएं, रात को ये खाइए, आपकी जो है वेट बेहतर हो जाएगा। होलिस्टिक अप्रोच होगी, वो आपसे पूछेगा यार आपके अंदर ये जो एनोरेक्सिया पैदा हुआ क्यों, आपके अंदर ये जो सेल्फ इमेज का कहां से इसमें ये मसला पैदा हुआ कि आप ये समझ रहे हैं कि जी मेरा वजन बहुत ज्यादा है, मैं बहुत मोटा या बहुत मोटी हो गई हूँ, मुझे वजन कम करने की जरूरत है। आपका ऐसा सोशल सर्कल तो नहीं है जो आपको फोर्स कर रहा है कि वेट लॉस की तरफ, और आपका वेट इतना कम हो चुका है कि विच इज वेरी डेंजरस टू योर हेल्थ। होलिस्टिक और कॉम्प्रिहेंसिव का फर्क यहाँ पे हमने कवर किया। कंप्यूटर सिक्योरिटी के इस क्लास के अंदर हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम होलिस्टिक अप्रोच के साथ कंप्यूटर सिक्योरिटी को पढ़ें। हम सिर्फ अपने आप को कंप्यूटर वायरसेस या एंटीवायरस तक महदूद ना रखें, उसके जो दूसरे असरात हैं हम उसके बारे में भी बात करें। सबसे पहले हमने बात शुरू की थी कंप्यूटर के मेलवेयर के हवाले से। वो तमाम मेलवेयर का लफ्ज कहां से है? मेलिशियस से। मेलिशियस का मतलब इंटेंट टू हार्म, आपको नुकसान पहुंचाने की
नियत हो। अब उसके अंदर जो जो सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, चाहे वो वायरस हो, चाहे वर्म्स हो, चाहे रैंसमवेयर हो, चाहे वो ट्रोजन हॉर्स हो, एडवेयर हो, स्पाईवेयर हो, इन तमाम के लिए बचने का तरीका क्या है, हम मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर को क्या तरीका इख्तियार कर सकते हैं। अब उन तरीकों पे बात करते हैं। अमान बोर्ड साफ करो। अब हम बात करते हैं कि उन किन किन तरीकों से हम इन मेलवेयर से बच सकते हैं। मेलवेयर के बाद हम बात शुरू करेंगे मीडिया लिटरेसी के ऊपर, किस तरीके से हमें पता होगा जो मीडिया हम कंज्यूम कर रहे हैं वो हम पे कैसे कैसे असरअंदाज हो रहा है। और इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे क्या कंप्यूटर या मोबाइल हमारी हेल्थ के ऊपर भी असर डाल रहा है। होलिस्टिक अप्रोच के साथ अपने आप को हमने महदूद नहीं रखना सिर्फ और सिर्फ वायरस और एंटीवायरस तक। कल कला ये याद है सभा के शुरू के जमाने में सवाल था कि सर हम हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं, राइट। उस पर भी क्या बात की थी, हमें सब चीजें पता होनी चाहिए, कोई चीज वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं करती, हमें पूरा तारीख का तसलसल सामने होना चाहिए कि पहले ऐसी क्या वजह थी कंप्यूटर इजाद नहीं हुआ, पहली ऐसी क्या वजह थी कि नेट का किसी ने सोचा नहीं, अब क्यों सोच रहे, अब क्यों इंफॉर्मेशन ओवरलोड आया और लोगों को हाइपरटेक्स्ट बनाने का ख्याल आया। अब सबसे पहले जो हमने बात शुरू की वायरस और एंटीवायरस, अब सबसे पहले मेरा ये सवाल आप लोग से होता है कि यार आप लोग से पूछ रहा हूं मैं, ओके, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते सोचते हैं इन तमाम चीजों से, वायरस, एंटीवायरस, मेलवेयर, सॉरी एंटीवायरस गलत कह रहा हूं, मेलवेयर से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आपके जहन में क्या टिप्स आती हैं बिस्मा, क्या ख्याल आता है, क्या करना चाहिए? ओके गुड। सबसे पहली बात हमारे पास एंटी वायरस लाजमी होना चाहिए, ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया हमारा। ओके, फायरवॉल और मैं बताता हूं क्या चीज, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ओके, और आगे और अच्छा, अभी फहाद की सॉरी अदील ने कहा सर डिफेंडर होना चाहिए, इसकी बात का क्या जवाब है? कल मैंने डिस्कस किया था क्लास में इसको। फातिमा खान वेज जी, रिदा, बिल्कुल। कल मैंने ये बताया था कि जिस तरह से आपने इस नीड को रियलाइज किया कि हमारे पास एंटीवायरस लाजमी हो, तो माइक्रोसॉफ्ट ने भी इसी नीड को फील करते हुए उन्होंने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एंटीवायरस को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा बना दिया। सबसे पहले उन्होंने चीज रिलीज की, उसका नाम रखा माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी इसेंशियल्स। विंडोज 7 के जमाने में हमें अलग से इंस्टॉल करना पड़ता था। आगे चल के उन्होंने उसका नाम विंडोज डिफेंडर रखा। अब विंडोज 10 हो या विंडोज 11 हो, उसके अंदर डिफेंडर पहले से मौजूद है। डिफेंडर मौजूद है तो आपका एंटीवायरस भी है और फायरवॉल भी मौजूद है। ओके, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? और कोई बात जहन में आ रही है? एक मिनट, ओके, और चलो ठीक है। एक और चीज ये आ जाती है भाई कि आप जब भी किसी अपने कंप्यूटर के साथ किसी मीडिया को अटैच करें तो सबसे पहले उसको स्कैन करें। उसको खोलने से पहले आप उसको स्कैन करें कि इसके अंदर किस किस्म का कंटेंट मौजूद है। ओके, हम लोग क्या करते हैं, हमारी यूएसबी हम लगाते फौरन खट से खोल के काम शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से वायरस फैलते हैं। कभी भी यूएसबी को आप लगाएं, लैब में हमने क्या किया, यूएसबी को सिरे से डिसेबल कर दिया। लेकिन आप लोग घर पे काम कर रहे हैं अपने कंप्यूटर पे, आप लोग के लिए मुमकिन नहीं है कि हर वक्त यूएसबी को डिसेबल करें। तरीका क्या होगा, हमेशा यूएसबी को जब भी लगाए, राइट क्लिक किया यूएसबी में, उसमें स्कैन का ऑप्शन आएगा। कोई सा भी एंटीवायरस आप यूज करें, एवास यूज करें, कैस्परस्काई यूज करें, अगरचे आपको जरूरत नहीं है, विंडोज डिफेंडर काफी है। आपने राइट क्लिक किया, स्कैन का ऑप्शन आएगा, आप उसको लाजमन स्कैन करें। और क्या हो सकता है? एक और चीज ये है कि यार आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका एंटीवायरस अप टू डेट हो। ओके, देखो ये हम लोग के जब हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी गलती रही है, अपडेट एंटीवायरस और ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन, सबकी सब चीजें। यह हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा इशू रहा विंडोज एक्सपी के जमाने में। लोग विंडोज एक्सपी इंस्टॉल करते थे और उसके बाद उसकी अपडेट का ख्याल नहीं रखते थे, क्योंकि खैर वो लीगल होता भी नहीं था। एंटीवायरस लोग लेते थे कैस्परस्काई से, एवास से,
और उस जमाने में आपका जो ये नेट था वो इतना कॉमन भी नहीं था, हर किसी के पास नेट होता नहीं था। तो कुछ ऐसे बाद उनके कंप्यूटर में फिर दोबारा वायरस आ जाते थे। वजह इसकी ये होती थी कि भाई आप पे हमला करने के, आप पे अटैक करने के नए नए तरीके सामने आ रहे हैं, लेकिन आपका जो सिस्टम है, आपका जो सॉफ्टवेयर है, वो अभी भी पुराने सिस्टम पे चल रहा है। हमने बात की थी, याद है सिग्नेचर की बात की थी कि आपका जो एंटीवायरस होता है वो वायरस को कैसे आइडेंटिफाई करता है, उसकी सिग्नेचर से। लेकिन कोई नया तरीका आ जाए, आपने देखा, आपको बताया क्या कि भाई जो चोर डाकू होता है ना, वो मैले कुचैले कपड़ों में होगा, वो आएगा, वो तुमसे जेब काट के तुम्हारी चला जाएगा, तुमसे पैसे छीन के चला जाएगा, राइट। आगे चल के पता चला कि लोग ऐसे आने लगे, चोर या साफ सुथरे कपड़ों में है, ओके, और एक फैमिली के साथ घूम रहे, लेकिन कर रहे होते चोरी, राइट। आजकल एक नई ड्रग्स आई हुई है फेंटाइल के नाम से। जरा सी भी वो ड्रग किसी को मिलती है तो बंदा बिल्कुल ही उसको जो समझे सकता सा हो जाता है, उसको कोई होश नहीं रहता। अब इस किस्म के केसेस भी हो रहे हैं, कोई फकीर आया, कोई नॉर्मल सी फैमिली, वो आपसे कोई एड्रेस पूछने के लिए करीब आए, उन्होंने आपको वो सुंघा दिया, ओके, आपके अंदर वो फेंटाइल जो है, वो ड्रग जो है, वो सरायत करके आपका जिस्म बिल्कुल साकित सा हो गया, सख्ता सा तारी हो गया आपके ऊपर। अब आपको कोई होश नहीं है, अब वो जो चाहे आपके साथ कर ले, आपको अगवा कर ले, आपकी जेबें खाली कर ले। वक्त के साथ साथ नए नए अटैक्स आते जा रहे हैं। अब आपको अटैक्स का तरीका पता होना जरूरी है। जैसे हमने फिशिंग की बात की थी, ओके, तो आप इसी तरीके से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का भी, आपके एंटीवायरस का भी अप टू डेट होना जरूरी है। आपकी जो एप्लीकेशंस है उनका भी अप टू डेट होना जरूरी है। आपके ब्राउजर का रेगुलर अप टू डेट होना जरूरी है। अब आपके मौजूदा दौर के अंदर इसी वजह से हम लोग लैब के अंदर विंडोज को एक्टिवेट करते हैं ताकि उसको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। हम में से जैसे मेरे पास स्टूडेंट अपने मोबाइल या लैपटॉप लेकर आते हैं, इसमें ये मसला वो मसला, तो बहुत सारे मसाइल की पीछे वजह ये होती है कि वो आउट ऑफ डेट सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं या उनका एंटीवायरस आउट ऑफ डेट होता है। तो आपके लिए ये भी जरूरी है कि आपका सॉफ्टवेयर, आपका एंटीवायरस, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, आपकी एप्लीकेशन अप टू डेट हो, ताकि जो जो खामियां खराबियां आते जाती हैं वो उसको फिक्स करते जाते हैं। देखो, अटैक करने का तरीका सिर्फ वायरस और एंटीवायरस से नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे अभी समीरा ने कहा कि हमारी वेबसाइट्स हम उनको यूज करें जो कि सिक्योर हो। सिक्योर वेबसाइट के लिए हमने क्या पढ़ा था? SSL या HTTPS, ठीक है। अब होता क्या है, अब मैं इस डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि कंप्यूटर साइंस की क्लास नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूं। ये जो SSL वाला काम है ना, ये काम ब्राउजर से नहीं कर रहा होता, ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। अगरचे ब्राउजर उसको यूज कर रहा होता है, लेकिन SSL का जो प्रोटोकॉल की इंप्लीमेंटेशन है ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे होती है। अब SSL के अंदर भी बग्स आए, ठीक है, सिक्योरिटी के थ्रेट्स आए हैं। बाज दफा पता चला एक बहुत मशहूर एक अटैक था जिसका नाम था ब्लीडिंग हार्ट, क्या कहेंगे ब्लीडिंग को उर्दू में क्या कहेंगे, कि जिसमें जख्मी दिल, उसका नाम रखा गया जख्मी दिल। अब वो पता चला कि 10-11 साल से वो बग जो था वो मौजूद था। अब जब उस बग को फिक्स किया गया तो वो कहां से फिक्स किया गया? ऑपरेटिंग सिस्टम से फिक्स किया गया, ओके। तो कंप्यूटर के अंदर के सारे पार्ट्स आपस में मिलके काम कर रहे होते हैं, ये आपस में आइसोलेटेड नहीं होते, ओके, सब चीजें आपस में मिलके काम कर रही हैं। तो आपके लिए तमाम चीजों को अप टू डेट रखना जरूरी है। आपने सिर्फ क्रोम को अपडेट किया तो काफी नहीं, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का अभी भी अप टू डेट होना जरूरी है। एक मिसाल देता हूं, आप लोग विंडोज 7 इंस्टॉल करें फ्रेश, उस विंडोज 7 के ऊपर आप क्रोम इंस्टॉल करें, आपको बहुत सारी वेबसाइट्स नहीं खुलेंगी। बाय डिफॉल्ट बात बता रहा हूं, क्यों नहीं खुलेंगी? क्योंकि उसके अंदर विंडोज 7 के अंदर SSL का पुराना वर्जन चल रहा है। SSL के नए वर्जन के लिए आपको जरूरत है कि आप जो है अप टू डेट करें, विंडोज 7 की अपडेट्स को इंस्टॉल करना जरूरी है। अगर विंडोज 7 की अपडेट्स नहीं होगी तो SSL का लेटेस्ट नहीं होगा, SSL का लेटेस्ट वर्जन नहीं होगा तो बहुत सारी वेबसाइट्स नहीं खुलेंगी। अच्छा, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की जगह हमें यहाँ पे ये लिखना चाहिए कि हम यहाँ पे पासवर्ड मैनेजर को यूज करें। देखो, जब भी आप लोग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की बात करोगे तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के साथ क्या चीज आ जाएगी? पासवर्ड मैनेजर। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड किसी इंसान की बस की बात ही नहीं है कि उनको वो याद रख सके। उसके बाद और कौन सी चीज का हमें ख्याल रखना चाहिए? गुड, पब्लिक वाईफाई यूज ना करें, ठीक है। और कुछ? एक और चीज बहुत जरूरी है कि भाई अपने मोबाइल, अपने कंप्यूटर का रेगुलर बैकअप लेते रहें, ओके। अब क्या मुझे बैकअप की अहमियत बतानी पड़ेगी?
बैकअप इसलिए जरूरी है कि भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपके कंप्यूटर पे रैंसमवेयर आ गया, ठीक है, आपने बहुत एहतियात की, आपको मैंने बताया था कोई भी सिस्टम 100% सिक्योर नहीं होता, आपने बहुत एहतियात की लेकिन फिर भी रैंसमवेयर आ गया, सारा का सारा डेटा उसने एनक्रिप्ट कर दिया, जितने पैसे वो मांग रहे हो आप दे नहीं सकते, या देने को तैयार भी है तो आपके पास बिटकॉइन वगैरह का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप उसको पे कर सके, फिर क्या करेंगे आप? आपके पास लाजमन सिस्टम का बैकअप होना चाहिए। अक्लमंद लोग वही होते हैं जो सिस्टम का बैकअप रेगुलर लेते रहें। बैकअप वो चीज है जिसको मैंने जब भी लोगों को बताया है, कंप्यूटर पर सेट करके दिया है, तो उनको ऐसे ही लगा खामा खामे कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद जब उनको उसका मसला होता है, जरूरत का एहसास होता है, तब वो कहते समझ में आता है कि हाँ यार ये चीज बड़ी जरूरी थी। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप हेलमेट लगा के बाइक चला रहे हैं, बहुत सारे लोग हेलमेट के बगैर बाइक चलाते हैं और खुश रहते हैं, लेकिन जब कभी कोई हादसा होता है तब समझ में आता है कि हेलमेट कितना जरूरी था, राइट। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि तो इसी तरीके से आपका जो बैकअप है ये भी ऐसी चीज है, जब जिंदगी में कभी कोई हादसा होता है तो आपको समझ में आता है बैकअप कितना जरूरी था। हादसे बहुत सारे किस्म के हो सकते हैं, बात सिर्फ वायरस या एंटीवायरस की नहीं है, बात ये भी है कि यार आपके कंप्यूटर के अंदर फॉर एग्जाम्पल कोई घर में आग लग गई, कंप्यूटर जल गया, या अचानक ही पावर का सर्ज आया जिसकी वजह से आपके कंप्यूटर जो है वो बैठे बैठे घर के अंदर ही खराब हो गया, हार्ड ड्राइव खराब हो गई, हार्ड ड्राइव क्रैश हो गई, किसी ने आपका मोबाइल आपका छीन लिया, आपके पास बैकअप होगा तभी तो आप गुजारा कर सकेंगे, बैकअप नहीं होगा किस तरह से सर्वाइव करेंगे। आजकल के दौर में हमारे पास जैसे बैकअप की गूगल ड्राइव है, मैं बार बार ये बात बता चुका हूँ कि गूगल ड्राइव वाले जो है वो तकरीबन 250 रुपए के अंदर आपको 1 टेराबाइट दे रहे हैं, ठीक है, 250 रुपए बहुत सस्ता है। अगर आप गौर करें आजकल 250 रुपए के अंदर पाकिस्तान में कौन सी चीज आ रही है, तो 250 रुपए के अंदर अगर आपको बैकअप मिल रहा है, आपकी तमाम जी हो गया क्या कुछ मिल रहा है आपको 250 रुपए में, क्या मिल रहा है बताए, क्या चीज, क्या? तो हुरिया का जो कुछ मिल रहा है उसके अलावा मैं बात करूं कि अमूमन आपको पता है कोई भी अहम चीज 250 रुपए में अवेलेबल नहीं है, लेकिन उस 250 रुपए के बदले आपको पीस ऑफ माइंड मिल रहा है, आपका डेटा, आपकी तस्वीर सारी की सारी महफूज है। मुझे किसी ने कहा कि यार फला यूएसबी के अंदर मेरी बेटी की बड़ी यादगार तस्वीर है, लेकिन वो यूएसबी अब खुल नहीं रही, क्या करूं मैं, राइट। उस बैकअप लिया हुआ होता तो आज ये मसला जहन में आ रहा होता, या फला हार्ड ड्राइव के ऊपर मेरे ना बिल्कुल जो मैंने कॉलेज के ज़माने से प्रोग्रामिंग की थी ना वो सारी की सारी महफूज थी, अब वो जो है ना हार्ड ड्राइव मेरी क्रैश हो गई, अब बताओ क्या करूं, चली गई तो चली गई, ओके। आप उसके बदले में महीने में 250 रुपए देके, आपका चौकीदार भी जो है ना मेरे ख्याल में 1000 रुपए से कम नहीं ले रहा होगा, मोहल्ले में जो चौकीदार जो होता है या आपका जो भी सिक्योरिटी गार्ड वगैरह है, तो 250 रुपए के अंदर आपको पीस ऑफ माइंड मिल रहा है कि यार आपको आपका सारा का सारा डेटा मुस्तकिल महफूज हो रहा है। बैकअप की और भी बहुत सारी सर्विसेज है, पी क्लाउड है, ड्रॉप बॉक्स है, वन ड्राइव है, सब है, बात लेकिन यह है कि बंदा करने वाला होना चाहिए, इस्तेमाल करने वाला हो। हम में से अक्सर लोग चूंकि एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं और एंड्रॉइड फोन के अंदर गूगल ड्राइव बहुत क्लोजली इंटीग्रेटेड है, तो उसको यूज करना या उसके पैक करवाना ज्यादा आसान है। बैकअप की बात कर ली हमने, और कोई चीज किसी के जहन में आ रही है? हुरिया, इधर आगे बैठो जी, और कोई बात? कौन सा सॉफ्टवेयर? एक और चीज जो है, मैंने बात की थी एडवेयर की, राइट, तो हमें इश्तिहारात को ब्लॉक करना चाहिए। अक्सर जो वायरसेस का जरिया है वो इश्तिहारात भी होता है। आपने सिक्योर वेबसाइट यूज की SSL, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस वेबसाइट के ऊपर 10 किस्म के इश्तिहारात आ रहे, फिजा सलीम, बंद करो उसको, यहाँ पे आके बैठो, फिजा यहाँ पे आओ और खाली हाथ आओ। तो ये जो इश्तिहारात होते हैं ये भी वायरसेस का एक बहुत बड़ा जरिया है। आप लोग किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, देखो होता क्या है, एक तो हो क्या रहा है कि ये चाहते हैं कि आप उनके इश्तिहार पे क्लिक करें, इश्तिहार पे क्लिक करने के लिए वो उसको बेटा खाली हाथ आने का है, रखो वहीं पे वापस, इसकी वजह से ये इश्तिहारात को मिसलीडिंग बनाते हैं। ओके, आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए, तो जो इश्तिहार होगा ना उसके अंदर ही डाउनलोड का बटन लिखा हुआ होगा, जबकि आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो इश्तिहार खुल जाएगा। ओके, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट जहाँ पे आप क्लिक करते हैं डाउनलोड पे इश्तिहार खुल रहा होता है। ये जो इश्तिहारात है ना, ये भी मेलवेयर फैलाने का एक बहुत बड़ा जरिया है। बेहतर यही कि आप अपने ब्राउजर के अंदर इश्तिहारात को ब्लॉक करें। कंप्यूटर के ऊपर अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो कंप्यूटर के अंदर आप लोग यूज कर सकते हैं
ब्राउजर के अंदर एड ऑन्स होते हैं, क्रोम एक्सटेंशंस होते हैं, पता है? ब्राउजर के अंदर एड ऑन्स का पता है आप लोग को? आप लैब में भी जाके किसी भी ब्राउजर को खोलेगा, विवाल्डी खोले, एज खोले, क्रोम खोले, फायरफॉक्स खोले, वो सब के सब आपको कुछ चीजें इजाफी इंस्टॉल करने का ऑप्शन देते हैं, जैसे ब्राउजर एड ऑन या ब्राउजर एक्सटेंशन कहते हैं। तो एक ब्राउजर का जो एड ऑन है, जो बहुत मशहूर है, जो बहुत सबसे अच्छा है मैं समझता हूं, वो है यू ब्लॉक ओरिजिन के नाम से, या आप यूज करें यू ब्लॉक लाइट। ओके, ये दो एड ऑन्स है जिसको अपने ब्राउजर के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको इस्तेमाल करके वो सारे के सारे इश्तिहारात, हर किस्म के इश्तिहारात, इवन यूट्यूब के अंदर जो इश्तिहारात आते हैं ना, उसको भी ब्लॉक कर देता है। उसको भी उसने ब्लॉक कर दिया। एक तो यूट्यूब के इश्तिहारात तो वैसे ही एक सर का दर्द है, ठीक, लेकिन इसके अलावा भी जो बाकी वेबसाइट्स में भी इश्तिहार ब्लॉक कर दिए, तो आप बहुत सारे मेलवेयर से इसकी मदद से बच गए। मोबाइल पे क्या करेंगे? ये जो कितने भी ब्राउजर के एड ऑन्स और एक्सटेंशंस है ना, ये मोबाइल पे नहीं चलते। मोबाइल के जो ब्राउजर्स है, मोबाइल में क्रोम जो है वो अलाउ नहीं करता आपको एड ऑन इंस्टॉल करना। तो क्या करेंगे? आप मोबाइल के अंदर वो ब्राउजर इस्तेमाल करें जो इश्तिहार पहले से ब्लॉक करता हो, जैसे विवाल्डी। विवाल्डी के अंदर, मोबाइल के अंदर विवाल्डी को अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो विवाल्डी में इस चीज का ऑप्शन मौजूद है कि वो आपके इश्तिहारात को ब्लॉक करे। इसके अलावा एक और ब्राउजर है ब्रेव, आप उसको यूज कर लें। ये वो ब्राउजर्स हैं जो बाय डिफॉल्ट इश्तिहारात को ब्लॉक करते हैं। ओके, आपको किसी एड ऑन की जरूरत नहीं है। अब यहां पे अदील वाली बात कि हम बकवास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना करें, बिल्कुल सही कह रहा है। आपने कहा कि इश्तिहार ब्लॉक ना हो, राइट? आपने कहा यार फला चाइना का ब्राउजर है, यूसी ब्राउजर फॉर एग्जांपल, वो इश्तिहार भी ब्लॉक करता है, उसमें ये भी फायदा वो भी फायदा, मैं उसको इस्तेमाल कर लूं। पता चला कि वो जो चाइनीज सॉफ्टवेयर है वो खुद स्पाईवेयर है। बिल्कुल ऐसा हुआ है, ऐसी चीजें मौजूद है कि जो बड़ा मशहूर सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर ही, आयशा अकील में क्या बात कर रहा हूं, क्या सॉफ्टवेयर की बात की? मैंने अभी किसी ब्राउजर की एग्जांपल दी। ऐसा लगता है जैसे बच्चों को पढ़ा रहा हूं कि तुम ये ना करो, तुम वो ना करो। यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं लेकिन लगता नहीं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। तो यूसी ब्राउजर जो है वो खुद पता चला कि जी उसके अंदर स्पाईवेयर मौजूद है, ठीक है? तो ऐसा भी होता है कि जिस सॉफ्टवेयर को आप अच्छा समझ रहे हैं वो ही वायरस वगैरह या स्पाईवेयर का या एडवेयर का या मेलवेयर का जरिया बन जाए। तो आपको चाहिए कि हमेशा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, ऑथेंटिक सोर्सेज से उनको इंस्टॉल करें, अला बला या इधर उधर की वेबसाइट से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना करें। हम में से अक्सर लोग, फॉर एग्जांपल, अब एडोबी फोटोशॉप सबने नाम सुना है, ये मैं तभी अरसे तक यूज करता रहा। अब मसला ये होता था कि फोटोशॉप की सब्सक्रिप्शन इतनी एक्सपेंसिव थी कि उसको परचेज करना पॉसिबल नहीं। उसके जो क्रैक वर्जन होते थे उसको यूज किया। पता चला कि जो क्रैक वर्जन जो है उसके अंदर पहले से स्पाईवेयर या ट्रोजन हॉर्स मौजूद है। जिस बंदे ने उसको क्रैक किया, ओके, ताकि आपको एडोबी को पैसे ना देने पड़े, उसने क्रैक तो किया ही किया, साथ ही साथ उसने उसके अंदर ट्रोजन हॉर्स भी रख दिया। देखो ये ट्रोजन हॉर्स की बड़ी बेहतरीन एग्जांपल चल रही है। आप ट्रोजन हॉर्स क्या था, आपको एक तोहफा मिला, आपको एक वैलिड सॉफ्टवेयर मिला, लेकिन साथ ही साथ उसने बैकडोर खोल दिया। अब यही काम फोटोशॉप पे क्रैक सॉफ्टवेयर में हो रहा है। फोटोशॉप इंस्टॉल किया, आपने समझा फोटोशॉप तो बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल सही है, या इसको इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन उसने साथ ही साथ बनाने वाले ने फोटोशॉप के अंदर एक बैकडोर भी रख दिया। आप जैसे ही फोटोशॉप इंस्टॉल की, साथ ही साथ आपके कंप्यूटर के अंदर बैकडोर भी खुल गया। तो हमें चाहिए कि सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करें हमेशा ऑथेंटिक सोर्सेज से, इधर उधर की वेबसाइट से चीजों को इंस्टॉल ना करें। एक और चीज होगी आपकी ऑथेंटिक सॉफ्टवेयर सोर्स, ठीक है? अब मैंने इसका हल क्या निकाला, मैंने फोटोशॉप को इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया। ओके, मैंने इसके ऑल्टरनेट सॉफ्टवेयर देखना शुरू किए, मुझे ऑल्टरनेट मिल भी गए जो फ्री भी हैं, और सारे मेरे जो सारे काम है वो उसमें हो जाते हैं। तो मुझे फोटोशॉप का कोई क्रैक वगैरह ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। ऑटोमेटिकली मेरी जिंदगी से एक स्पाईवेयर, एक मेलवेयर का जो जरिया था वो खत्म हो गया। इसके अलावा मैंने सॉफ्टवेयर को परचेज भी करना शुरू किया, जहां जरूरी हुआ मैंने सॉफ्टवेयर परचेज भी किया, क्योंकि यार मुझे ये पता है, मुझे कर करके काम ये अंदाजा हुआ कि मैं इस वक्त पैसे बचाने के लिए सॉफ्टवेयर परचेज ना करूं, लेकिन आगे चल के मुझे उसकी बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ सकती है, राइट? तो ये नहीं हो कि हर जगह आप पैसे बचाते रहे। आप पानी का बिल देते हैं, बिजली का बिल देते हैं,
इसके बावजूद आपको बिजली नहीं मिलती, आप जनरेटर खरीदते हैं, जनरेटर से काम नहीं चलता, गैस नहीं आ रही तो फिर आप सोलर सिस्टम लगाते हैं, यूपीएस करवाते हैं, सारे काम आप करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको इस दौर के अंदर फसीहा, मैंने क्या कहा अभी, क्या कह रहा था मैं, मुझे खुद ही भूल गया। तो इस वजह से आपको याद रखना, सॉरी, कि आपको सॉफ्टवेयर के लिए पे करते हुए आपको उसमें किसी भी किस्म की निदामत या किसी भी किस्म की हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए कि भाई आपको उसके बदले एक सिक्योरिटी भी तो मिल रही है, एक फैसिलिटी भी तो मिल रही है। ओके, आखिरी चीज जो इस वक्त मेरे जहन में है सिक्योरिटी के हवाले से, वो है फाइल के एक्सटेंशन को समझना। जो लोग, सबसे पहली बात, आपने किसी भी फाइल को देखा है, राइट, फाइल के आखिर में 3 या 4 हरूफ होते हैं डॉट के बाद, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल .txt होता है ऐसा, .xlx, ठीक है, या .doc या .docx होता है, .ppt, .pdf, ये देखा है तुम लोगों ने, ये फाइल का एक्सटेंशन कहलाता है। ओके, फाइल के एक्सटेंशन का काम क्या होता है सबा? हाँ सबा, जोर से बोलो, क्या करता है, जोर से बेटा, जैनब क्या करता है? देखो जितनी भी कंप्यूटर में फाइल्स बनी ना, सही है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम में काम है उस फाइल को खोलना, ओके, लेकिन उसको ये कैसे पता चले कि भाई इस फाइल को कहाँ, किस सॉफ्टवेयर की मदद से खोलना है? आप लोग कॉलेज में आए, मैं भी कॉलेज में आया, अब कैसे पता चलेगा कि भाई ये स्टूडेंट है, ये टीचर है, ठीक है, और ये ऑफिस में काम करता है, ये लैब असिस्टेंट है, ये बंदी जो है ये 4 ईयर में है, ये 2.5 के अंदर है। ओके, कैसे पता चलेगा? अब कॉलेज के अंदर उन्होंने गॉन का सिस्टम यूज किया, भाई गॉन से पता चल जाएगा। बाज जगह पे इससे ज्यादा होता है, कार्ड वगैरह भी लटका हुआ होता है, हर वक्त उसका विजिबल रहना जरूरी है। मकसद क्या आता है? पता हो कि भाई ये कौन है, क्या कर रहा है। कंप्यूटर के ऊपर बहुत सारी फाइल्स मौजूद हैं, उसमें डॉक्यूमेंट्स भी हैं, उसमें स्प्रेडशीट्स भी हैं, उसमें इमेजेस भी हैं, उसमें मूवीज भी हैं, उसमें ऑडियो फाइल्स भी हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि भाई मैंने इसको किस तरीके से खोलना है? ओके, इस मकसद के लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट फाइल एक्सटेंशन का। फाइल के आखिर में 3 हरूफ, फाइल के आखिर में 3 हरूफ बताएंगे ये फाइल किस मकसद के लिए है। इसके अलावा और भी डिटेल्स हैं, बहरहाल फिलहाल आपको इतना पता होना चाहिए फाइल का एक्सटेंशन। अब आपके पास, आपको ये पता है कि यार txt किस लिए है? टेक्स्ट फाइल। xlx फाइल किस लिए है? एक्सेल। doc, आखिर में अगर exe लिखा हुआ हो, exe, ये किस लिए होगा? एग्जीक्यूटेबल फाइल, ऐसी फाइल जो कि रन हो, चाहे वो सेटअप हो चाहे कुछ और, एक ऐसी फाइल, ऐसा प्रोग्राम जो चलता हो, ठीक है। एमएस वर्ड के फोल्डर में जाके देखोगे, वहां पे नजर आएगा word.exe, ये प्रोग्राम चलता है, प्रोग्राम है। ओके, डॉक्यूमेंट्स अलग हुई, वीडियोस अलग हुई, वीडियोस के आखिर में क्या होगा? फॉर एग्जांपल क्या होता है? MP4, ओके, वीडियो के आखिर में MP4, ऑडियो के आखिर में .mp3, ओके, या .acc, मुख्तलिफ एक्सटेंशन है। प्रोग्राम के आखिर में क्या होगा? .exe। समझ में आई बात? अब आपके पास एक दफा एक ईमेल आई, मैं इसकी तस्वीर लो, आपके पास ईमेल आई, जल्दी से तस्वीर लो, फिर बोर्ड को साफ करो। आपके पास ईमेल आई, ईमेल पे कहा कि मेरे किसी ने आपको मेल की, आपकी बहन ने आपको मेल की कि मैं अभी फिलहाल दुबई में घूमने गए हुए थे, ठीक है, वहां की तस्वीरें, ओके, तस्वीर जो है वो लिखी हुई है उन्होंने dubai.exe, तस्वीर भेजी उन्होंने आपको, ओके, और तस्वीर क्या है? dubai.exe। आपने फाइल खोली, फाइल खोली नहीं, फाइल आपने डाउनलोड की, तो उसका एक्सटेंशन आ रहा है .exe। अब वो कह रही कि ये तस्वीर है या ये वीडियो है, ओके, तो आप क्या करेंगे? देखो एक बात सोचो ना, वो कह रहे तस्वीर है, ओके, तस्वीर के आखिर में exe आता है? नहीं है। इससे आपको क्या पता चला कि भाई यकीनन कोई गड़बड़ है, ये वायरस है, या कोई किसी ने मुझे धोखा देने की कोशिश की है। एक तवील अरसे तक ये वायरस फैलाने का बहुत बड़ा जरिया था। लिखा हुआ होता था फॉर एग्जाम्पल पिक्चर, कुछ भी तस्वीर, ओके, और आखिर में लगा हुआ होता था .exe, या इसी तरीके से मूवी और आखिर में लिखा हुआ .exe।
अब आम आदमी को इन सब चीजों की नॉलेज थी नहीं, वो क्या करे, ईमेल में आया कि वीडियो है, वीडियो पे प्ले करो, डबल क्लिक करता था। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को पता था कि भाई ये तो एग्जीक्यूटिबल प्रोग्राम है, ये तो प्रोग्राम है, एक्जी है, उस प्रोग्राम को रन करता था। वो प्रोग्राम क्या होता था? वायरस होता था। किसी भी फाइल को खोलने से पहले उसकी एक्सटेंशंस को समझना जरूरी है, ये एक्सटेंशन है क्या। ओके, अगर फॉर एग्जांपल कोई शख्स क्या है कि ये इमेज है, और हमारे मोबाइल में क्या कर रहे हो, अगर कोई भी शख्स ये कहे कि इमेज है और इमेज के आखिर में लिखा हुआ हो .mp3, इमेज .mp3, ठीक है, इमेज तो नहीं हुआ, mp3 किसके आखिर में आता है? ऑडियो के। तो यहां से भी आपको पता चलेगा कि भाई ये कोई गड़बड़ है। मैं ये नहीं कह रहा लाजमी वायरस है, लेकिन गड़बड़ है। इमेज पे सॉन्ग लगा तो कौन से फॉर्मेट में लगा हुआ होता है? ऐसा, अच्छा, अदील का कहना है कि इमेज पे सॉन्ग लगा हुआ होता है। अब मैं आपको ये बता रहा हूं, कोई भी इमेज का ऐसा फॉर्मेट नहीं है जिसके साथ म्यूजिक लगी हुई हो। ये किस में पॉसिबल है? वीडियो में पॉसिबल है। लाजमी सी बात है वो वीडियो होगी। इमेज पे सॉन्ग लगा हुआ है, या जैसे कल मैंने लेक्चर अपलोड किया था, एक वीडियो, एक इमेज है, पीछे आवाज आ रही है। ओके, किसी भी इमेज के साथ अगर ऑडियो आ रही है तो लाजमी सी बात है कि वो वीडियो होगी। ओके, आपको इन तमाम फॉर्मेट्स का पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मेट है। .mov किस लिए होता है? ओके, किस लिए होगा? और वीडियो के लिए, ठीक है। MP4 वीडियो के लिए, AVI वीडियो के लिए, ठीक है। .gif गिफ या जिफ, गिफ, .gif एनिमेटेड इमेजेस। ओके, तो आपके लिए जरूरी है कि यार आप फाइल को खोलने से पहले उसके एक्सटेंशन को पढ़ें और समझें। इसी वजह से आप लोग जब लैब में काम कर रहे हैं, अगर लैब में नोट करें, मैंने उसके अंदर एक सेटिंग इनेबल कराई है, शो फाइल एक्सटेंशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है। ओके, ये हल्की बुल्की बात नहीं है। अगर आप अपने कंप्यूटर में सेटिंग को इनेबल करते हैं, फाइल एक्सप्लोरर है, फाइल एक्सप्लोरर के अंदर व्यू में जाके ऑप्शन आता है शो फाइल एक्सटेंशंस का, उसको खास तौर से मैंने इनेबल करवाया है। लैब में आप लोग इतनी दफा आए हैं, मुझे उम्मीद है कि अक्सर ने इस ऑप्शन को देखा होगा या किया होगा। फाइल नेम एक्सटेंशन को शो करने की वजह यही है। अगर आप फाइल नेम को एक्सटेंशन को शो नहीं करते, ठीक है, तो उसके नतीजे में आपको पता नहीं चलेगा कि फाइल कौन सी है या किस मकसद के लिए बनी है। ओके, अगर आपने अच्छा, ये भी पॉसिबल है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक फाइल है मूवी .mp4 .exe, क्या है ये? प्रोग्राम है। क्यों? आखिर के 3 डॉट देख लें। अब होता यह है कि अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर विंडोज के अंदर वो जो ऑप्शन बार बार कह रहे हो ना, शो फाइल एक्सटेंशन, उसको इनेबल नहीं किया, अगर आपने उसको इनेबल नहीं किया तो ये आखिरी वाला आपको नजर ही नहीं आएगा। ओके, अब आपके पास ये फाइल आई, आपने कहा यार ये तो मूवी है, क्यों? .mp4 लिखा हुआ है, जबकि ये mp4 नहीं था, ये तो exe था। जो बंदा जिसने भेजा आपको वो बहुत होशियार था, उसने पहले से खुद ही डॉट लगा के आखिर में mp4 कर दिया। डाउनलोड किया, आपको लगा यार ये तो mp4 फाइल है, लेकिन वो mp4 नहीं, वो exe है। इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि ब्राउजर के अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप इस सेटिंग को लाजमन इनेबल करें, ताकि आखिरी के 3 हरूफ को वो आपको लाजमन दिखाए। वरना वो इसके साथ इस तरीके से धोखा देना, ये बहुत कॉमन चीज है, बहुत अक्सर आपको नजर आएगा। सही है। देखो, जैसे जैसे आप नेट को यूज करोगे ना, आपके पास स्पैम्स वगैरह, आपके पास अटैक होने के, आप अटैक के रेडार में आ जाओगे, आपको लोग अटैक करेंगे। मेरे पास फॉर एग्जांपल उस दिन मैंने आप लोग स्पैम ईमेल फिशिंग दिखा रहा था, तो आपने देखा था कितनी सारी स्पैम आई हुई थी। कल मैंने अपना इनबॉक्स देखा था, मेरे पास 19 स्पैम आई हुई है। जितना ज्यादा आप इस्तेमाल करते, लोग आपको अटैक करने लगते हैं। तो इसलिए इन तमाम बातों का ख्याल रखना जरूरी है। बहुत जल्द आप लोगों को कोई ना कोई ऐसा मौका मिलेगा जहां पर आपको ऐसी फाइल नजर आएगी। आखिरी बात जो मैं कहूंगा कि देखिए, आप लोग कभी भी विंडोज वगैरह, कोई लैपटॉप वगैरह परचेज करें, कोशिश किया करें उसमें विंडोज को फ्रेश इंस्टॉल करें। मेरे पास एक लैपटॉप आया है, भाई ने खरीदा था सऊदीया से। वो गए थे वहां पे, 1-2 साल वहां पे रहे, वहां से लैपटॉप लेकर आए, बहुत खुश थे कि यार मैंने सऊदीया से लैपटॉप लिया है और बहुत अच्छा लैपटॉप है वगैरह वगैरह। जब मैंने इस लैपटॉप को देखा, उसके अंदर बहुत सारे स्पाईवेयर और ट्रोजन हॉर्सेस मौजूद थे, दुकानदार ने डाल के भेजे थे, और उसने इस तरीके से डाला हुआ था उसको कि उसका अगर आप नाम देखते ना तो लगता कि ये आपका MS ऑफिस की कोई चीज चल रही है या विंडोज का एक्सप्लोरर खुला हुआ है, जबकि असल में था क्या? वो ट्रोजन। हमेशा इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि मार्केट से जब भी आप लैपटॉप वगैरह लें, उसको हमेशा
उसके अंदर विंडोज को नए सिरे से इंस्टॉल करें। आपको नहीं पता कि जिसने आपको सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है उसने उसमें क्या क्या काम किए हुए। अच्छा, हमारे यहाँ के जो दुकानदार होते हैं वो इन तमाम चीज़ों का उम्र ख्याल रखते भी नहीं है, तो ख्याल ना रखने की वजह से भी किसी और की गलती उस दुकानदार को भी नहीं पता, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? आपका। मोबाइल परचेज करें, सबसे पहले मोबाइल को क्या करना चाहिए? परचेज करने के बाद रीसेट करना चाहिए, लाजमन उसको रीसेट करें। ओके, और नया मोबाइल परचेज करते उसको बाकायदा तरीका होता है कि बंदा चेक कर सकता है कि नया है, इसमें पहले कोई सिम तो नहीं लगी हुई। ये तमाम तरीके मौजूद है, मुझे सब जहन में नहीं आ रहे, लेकिन बहरहाल ये तरीके होते हैं। लैपटॉप परचेज करें तो उसको लाजमन विंडोज वगैरह इंस्टॉल करें। ठीक है, कोई सवाल? अच्छा, अब गूगल शीट के हवाले से जो लोग कह रहे हैं, अदील ने कहा कि सर मेरे 0 है, 2-3 स्टूडेंट रह गए जिनके असाइनमेंट मैंने चेक अभी तक नहीं किए हैं। बहरहाल मैं इंशाअल्लाह ताला इसी आज कल में उस काम को निपटा दूंगा। जिन लोगों ने अभी तक असाइनमेंट सबमिट नहीं कराया, आपके पास फ्राइडे तक का टाइम है। फहाद, आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं कराया, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो बस आपकी मेरे पास कोई ईमेल नहीं आई है, तो बहरहाल आप लोग के पास फ्राइडे तक का टाइम है, इस असाइनमेंट को कंप्लीट करें। इसी तरीके से मैं आप लोगों को करेक्शन का मौका दे रहा हूँ, पूरा तफसील से लिखा हुआ कि आपने क्या गलती की है। आप अपनी गलती को करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन भाई ये नहीं हो सकता कि बार बार गलती करेक्ट करते बार बार मैं चेक करता रहा, मुझे और भी काम करने, सिर्फ यही नहीं हो सकता। एक दफा तसल्ली से कर ले, बस ये हमारी फाइनल सबमिशन है। उसके बाद जो नंबर आए वो आपका नसीब, नॉट नसीब तो नहीं कहेंगे, वो आपकी मेहनत का नतीजा। अक्सर लोगों ने गलती की है अटेंडेंस के अंदर, अटेंडेंस के अंदर रेंज गलत इस्तेमाल की है। खुद थोड़ा सा गौर करो, देखो तुम्हारे पास प्रेजेंट है और एब्सेंट है, दोनों को सम करो, क्लास का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आना चाहिए, ऐसा ही है। अब अगर आप बार बार दोनों को सम करो तो पूरी तमाम सब्जेक्ट के लिए सम करो, नंबर ऑफ स्टूडेंट बराबर आने चाहिए, नहीं आने चाहिए? आने चाहिए ना। आपकी क्लास के अंदर जो भी सब्जेक्ट है, कंप्यूटर लिटरेसी हो, सर रिजवान का सब्जेक्ट हो या इस्लामियात हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट तो सेम ही रहेगा, राइट? आप लोग खुद करके देख लो, आपके अंदर ये चीज गलत आ रही है, और उसकी वजह यह है कि आप लोग ने रेंज गलत डाली है। राबिया नदीम उस दिन आपने कहा कि सर आप मेरी ईमेल का रिस्पॉन्स नहीं देते, मैं ईमेल का रिस्पॉन्स दे रहा हूं, लेकिन अभी तक आपकी ना ईमेल आई है ना आपका असाइनमेंट आया। अभी जो है ना रिजल्ट आया, तो एक स्टूडेंट बड़े हैरत से मुझे देखते हुए कह रहा था, उसके चेहरे पर ना बड़े हैरत थी, सर आपने मुझे ना सिर्फ 20 नंबर दिए, या इसी तरीके से एक और है वो कि आपने मुझे फेल कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये समझ रहे, बार बार एक बात बोल रहा होता हूँ, जब कह रहा होता हूँ, जब उस क्लास में मैंने कहा था देखो असाइनमेंट नहीं करोगे या दूसरे जो मैंने काम बताया नहीं करोगे तो मैं फेल कर दूंगा, तो उस वक्त क्लास हंस रही थी, लिटरली क्लास हंस रही थी। सर आपको नहीं पता इस कॉलेज में सबको पास कर दिया जाता है, अब कौन हंस रहा है? ओके, 19 बच्चे उस क्लास में फेल हुए, ठीक है, अबरिदा हंस रही है, अब देखो अगले साल क्या होता है। तो मैं चीजों को सीरियस लो, बार बार मैं नाम लेने के बता रहा हूँ कि तुमने असाइनमेंट नहीं किया, फाद तुमने नहीं किया, अब अगले साल ऐसा लो कि राबिया नदीम फाद मुझे हैरत से देखें, सर आपने मेरे साथ ऐसा कर दिया। ओके जी, मैं आप लोग के अटेंडेंस ले लूं, थैंक यू।